नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में फेंकने की होड़ लगी हुई है। कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है, कौन ऐसा बयान दे सकता है जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत हो, यहां तक कि कोरी गप हो। इस होड़ में अब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे थे। वे तो 600 करोड़ लोगों के वोटरों से चुने गए प्रधानमंत्री होने का दावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न जाने कितने ऐसे भाषण हैं, न जाने कितने ऐसे बयान हैं जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत होते हैं बल्कि सिरे से कोरी गप होते हैं। चाहे उनका वो बयान हो जिसमें उन्होंने सिकंदर के बिहार तक आने का उल्लेख किया था, चाहे उनका वो बयान हो जिसमें वे सिकंदर के बिहार तक आने का दावा कर रहे थे, चाहे गुरु नानक, गोरखनाथ और कबीरदास को एक साथ बिठाकर विचार विमर्श करने का दावा कर रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे भी 10 गज आगे निकल गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक सरकारी आयोजन में ऐसा भाषण दिया है जिसे सुनकर हाई स्कूल का कोई भी विद्यार्थी जिसने इतिहास की साधारण किताबें पढ़ी हो वो भी सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मुसलमानों के आक्रमण के समय देश की आबादी 60 करोड़ के आसपास थी और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब आबादी घटकर रह गई 30 करोड़। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में 300 साल पहले उद्योग धंधे बहुत फल फूल रहे थे, दुनिया भर से हमारा कारोबार होता था। 300 साल पहले भारत में इतना सब था, सब कुछ था कि दुनिया भर में हम कारोबार करते थे। उसके बाद आक्रांताओं ने हमसे सब कुछ छीन लिया। गुलामी के दौर में हमारे ऊपर बुरी तरह अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जिसके चलते भारत बुरी तरह तबाह हो गया। आइए पहले योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो टुकड़ा सुन लीजिए जिसमें वे मुसलमानों के पहले आक्रमण के समय देश की आबादी 60 करोड़ होने का दावा कर रहे हैं। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई आक्रांताओं ने ही मारा नहीं बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है, इस देश पे वही किया गया। तो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ तब भारत की आबादी 60 करोड़ थी। वे कह रहे हैं उसके बाद के 800-900 सालों में आबादी बढ़नी चाहिए थी कि घटनी चाहिए थी। स्वाभाविक है, वे ये कह रहे हैं, वे ये दावा कर रहे हैं कि आबादी बढ़ना चाहिए थी, लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आबादी घटकर रह गई 30 करोड़। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक बाद की सदियों में 30 करोड़ लोग मारे गए और जब देश आजाद हुआ तब आबादी थी 30 करोड़। उन्होंने उसके कारण भी बताए। उन्होंने कहा विदेशी दास्ता के अत्याचारों के अलावा भूख से, गरीबी से और तमाम दूसरी यातनाओं के चलते 30 करोड़ भारतीय मारे गए। अब आइए योगी आदित्यनाथ के इस दावे की पड़ताल करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की और जनसंख्या के आंकड़ों की कसौटी पर कसकर देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 8वीं शताब्दी में, सन 712। मोहम्मद बिन कासिम ने
सिंध के राजा दाहिर पर हमला किया और उसे पराजित कर दिया। अब ये जान लीजिए कि जब पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ तब भारत की कुल आबादी कितनी थी? तब देश की आबादी थी 7 से 9 करोड़ और पूरी दुनिया की आबादी भी उस समय मात्र 21 से 23 करोड़ थी। इसके बाद बढ़ते बढ़ते भारत की आबादी औपचारिक रूप से यहाँ मुसलमानों का राज कायम होने के समय यानी 11वीं 12वीं शताब्दी तक मुश्किल से 9 करोड़ थी और तब दुनिया की कुल आबादी 27 करोड़ के आसपास थी। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों के पहले आक्रमण के समय अकेले भारत की आबादी 60 करोड़ थी, जबकि सच्चाई ये है कि पूरी धरती पर जो इंसानी आबादी है, मनुष्यों की कुल संख्या है, वो 11वीं 12वीं शताब्दी तक भी 27 से 30 करोड़ के बीच में झूल रही थी। आजादी से पहले 1941 में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक उस वक्त भारत की आबादी 31 करोड़ 86 लाख थी। तो है ना मजेदार बात, जब पूरी दुनिया की आबादी 30-35 करोड़ से भी कम थी तब योगी आदित्यनाथ भारत की आबादी 60 करोड़ बता रहे हैं और उनमें से भी आजादी के समय तक यानी 1947 तक 30 करोड़ लोगों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। दुनिया की किसी किताब में, इतिहास के किसी शोध ग्रंथ में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अकेले भारत में 30 करोड़ लोग मारे गए। अब योगी आदित्यनाथ के भाषण का दूसरा टुकड़ा सुन लीजिए। इसमें वे दावा कर रहे हैं कि आज से 300 साल पहले भारत बहुत समृद्ध था। उस वक्त भारत में उद्योग धंधे फल फूल रहे थे। वे दावा करते हैं कि उस वक्त लघु सीमांत और कुटीर उद्योगों की ऐसी बहार आई हुई थी कि भारत में सब कुछ था। भारत में इतना कुछ था कि दुनिया भर से कारोबार चलता था। आइए ये भाषण सुन लीजिए, फिर इसे भी किसी दूसरे तर्क की कसौटी पर कसेंगे। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पे निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी। बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। 300 साल पहले भारत में उद्योग धंधों की बात कहकर भारत के फलने फूलने समृद्ध होने का दावा करके योगी आदित्यनाथ खुद फंस गए हैं, क्योंकि वे ये दावा करते समय भूल गए कि 300 साल पहले भारत में मुगलों का साम्राज्य कायम था। 300 साल पहले यानी मुगल साम्राज्य के समय और उसके पहले 11वीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और तमाम इन राजवंशों के कायम रहने के बाद 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने भारत की बागडोर संभाली थी। और अगर योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि 300 साल पहले भारत इतना समृद्ध था कि यहाँ पर कल कारखाने थे, उद्योग धंधे थे, यहाँ सब कुछ था, इतना कुछ था, तो इसका श्रेय किसे दिया जाएगा? जाहिर है फिर इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को मुगलों को देना पड़ेगा और मुगलों को श्रेय देने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा किसी तौर पर नहीं कर सकती। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेंकने में,
गप सड़ाका करने में अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दे रहे हैं और कहीं कहीं तो वे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस शिखर सम्मेलन में खुद को 600 करोड़ लोगों के वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री बताया था और अब योगी आदित्यनाथ ने देश की आबादी 800 साल पहले 900 साल पहले 60 करोड़ बता दी है और ये दावा भी कर दिया है कि तब से लेकर 1947 तक इस देश में 30 करोड़ लोग मारे गए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस भाषण में इन तमाम ऐतिहासिक आसमानी सुल्तानी तथ्यों के साथ जातिवाद का राग भी अलापा है। उनका कहना है कि इन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश को जातियों में बांट दिया था। उनके इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। योगी जी के बयान से पूरी दुनिया चमत्कृत होगी और ये ज्ञान असल में विश्वगुरु वाला ज्ञान है। योगी जी ने कहा कि 11वीं शताब्दी में जब मुसलमानों का आगमन हुआ उस समय भारत की आबादी 60 करोड़ थी और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ थी और वो ये कहते हैं कि ये 800-900 साल में आबादी घट करके हिंदुओं की आधी रह गई। ये जो ज्ञान है उस पर आप हंसें या तरस खाएं, क्योंकि 11वीं शताब्दी में जो पूरे दुनिया की आबादी है वो मैक्सिमम 27.5 करोड़ है, 27.5 करोड़। लेकिन योगी जी को तो केवल भारत में 60 करोड़ दिख रही है और जो वो कहना चाहते हैं, जिस ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं योगी जी कि 60 करोड़ हिंदू थे और वो रह गए 30 करोड़। अब सवाल ये है, मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो धर्मांतरण हुआ है उस धर्मांतरण का कारण क्या है। जो आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति है वो ये कहती है कि जो आक्रमणकारी मुसलमान थे उनके शासन सत्ता स्थापित होने के बाद धर्मांतरण हुआ तलवार के दम पर, लेकिन अपवाद स्वरूप आपको इस तरह का उदाहरण मिलेगा। अधिकांशतः जो धर्मांतरण है वो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में पिस रहे दलितों और शूद्रों के द्वारा हुआ है और ज़्यादातर हुआ है जो सूफी संत हैं उनके प्रभाव में। तो जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उनके जो पुरखे हैं उनके अन्याय उत्पीड़न और अत्याचार से जो आज का दलित है, जो आज के ओबीसी है जिसे शूद्र कहा गया, वो अगर एक विकल्प की तलाश में वो इस्लाम ग्रहण करता है तो उसे वो कहते हैं कि तलवार के दम पर ये हुआ है। लेकिन सबसे हिंदुत्ववादी इतिहास को नज़रिए से देखें, सबसे क्रूर शासक कौन है? औरंगजेब। मैं सिर्फ एक फैक्ट दे रहा हूं कि औरंगजेब की राजधानी में केवल 35% हिंदू हैं, 35% मुसलमान हैं, 65% हिंदू हैं। औरंगजेब अपने तलवार और अपने धर्मांधता की बदौलत अगर अपनी राजधानी में धर्म परिवर्तन नहीं करा पाता तो लानत है ऐसे क्रूर शासक पर। और वो औरंगजेब जिसके मनसबदारों की संख्या अगर आप देखिएगा तो मोर देन 50% हिंदुओं की है और वो क्रूर शासक है। खैर, लेकिन योगी जी दरअसल दलितों और जो पिछड़े हैं उनको डर दिखा करके वो पूरा हिंदुत्ववादी राजनीति को, आरएसएस के खेल को करना चाहते हैं। लेकिन आज अंबेडकरवाद के प्रभाव में, आज नेहरू और गांधी के आइडियोलॉजी के प्रभाव में और खास करके वैज्ञानिक चेतना और संविधान के प्रभाव में, संविधान के ज्ञान के जरिए इस देश का दलित, शूद्र, ओबीसी वो चेतना संपन्न बन चुका है और वो आंकड़े तलाशता है। इसलिए वो एक एक चीज की पड़ताल करता है कि ये झूठ चलेगा नहीं। योगी जी जो कोशिश कर रहे हैं वो लग रहा है कि मोदी जी को भी पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें संभव नहीं है क्योंकि ये दुनिया
विज्ञान, गणित और संविधान के जरिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए चल रही है, वो पोंगा पंथ के जरिए नहीं चलने वाली है। वो अंधविश्वास और जो कल्पनाएं हैं उनके जरिए नहीं चलने वाली। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।